Hello students, I hope you all are fine. Today we will discuss about the topic activation energy of the reactions. Students, first of all we will discuss about the threshold energy. Threshold energy क्या होती है students? The minimum energy required for the collision of molecule in a reaction. Means students, हमें रिएक्शंस में हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स. और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे देन दे विल गिव अस द प्रोडक्ट. दे विल गिव अस द प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं मींस जब रिएक्टेंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. और कोलाइड भी कैसे करेंगे? विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. When atoms and molecules collide with each other, then they will give us the product. Otherwise not. Okay. ऐसा नहीं कि जितने भी atoms and molecules हमने लिए हैं वो सारे ही कोलाइड करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं है. तो जो एटम्स एंड मोलिक्यूल्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में जब आपस में कोलाइड करेंगे देन दे विल गिव अस द प्रोडक्ट. ओके, सो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिस एनर्जी से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. मींस मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कोलिजन के लिए? दैट इज नोन एज द threshold energy. So threshold energy, it is the minimum energy required for the collision. Molecules के, atoms के, ions के collision के लिए जो minimum amount of energy required है, that amount of energy is known as the threshold energy. Okay students, now you will see. Let us consider, we draw a graph. At y-axis we will take potential energy of reactants, and here this is the progress of reaction. At x-axis we will show the progress of the reaction. Okay students, अब हमने मान लिया हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स हैं एंड रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल ये है, तो हमने इसको क्या मान लिया? ER. हमने इसको क्या मान लिया? ER. ER क्या है? एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें उसके लिए हमने मान लिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी चाहिए. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए? ये. सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन, इसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब देखो रिएक्टेंट्स की कुछ तो एनर्जी है. अब मान लो हमने पानी को बॉईल करना है, मान लो हमने वाटर बॉईल करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा वाटर है जो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है या माइनस में है, ऐसा तो नहीं है. वाटर का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ तो इसकी एनर्जी है. रूम टेम्परेचर पर तो वो एग्जिस्ट करता है. ओके, मीन्स रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अराउंड वाटर का भी टेम्परेचर वहां पर है. मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी तो है. बट स्टूडेंट्स, बॉयल करने के लिए वो एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. वाटर को बॉयल होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कितना टेम्परेचर उसे चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ओके, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी ऑलरेडी है, ओके, दैट इज नोन एज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये एनर्जी है रिएक्टेंट की हमारे पास. अभी उसको एक्टिवेट होने के लिए मॉलिक्यूल्स को कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. मान लिया कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस वन मोर टर्म हियर, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that their energy become equal to the threshold energy. Means
ये तो जो रिएक्टेंट की एक्चुअल में जो एनर्जी है दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये मिनिमम एनर्जी है कि जहां पर रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे। तो इनको कोलाइड करने के लिए ये रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे ये एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल। तो कितनी मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी और कोलिजन के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए ये, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कि कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। सो दैट एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, that energy is known as the activation energy. Okay students, then we will get the product. How much we will get the product, by which process we can get the product, we will discuss about that now. Let us consider, can I erase this one? Yes स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन। होगा क्या कि जब भी हम इनको कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे तो ये क्या होंगे, एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएंगे, दे विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा हमारा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर है तो वो एक्टिवेट हुए हैं, कोलाइड हुए हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पर H के बीच बॉन्ड है और यहाँ पे आयोडीन एंड आयोडीन के बीच में बॉन्ड है। तो पहले होगा क्या कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है और आयोडीन आयोडीन के बीच बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होंगे, टूटना स्टार्ट होंगे। टूटना स्टार्ट होंगे तो इनको एनर्जी ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी, मींस रिएक्टेंट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दैट। ओके, एंड साथ में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ओके, सो ये जो हमारा है दैट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां तक तो किसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड को पहले ब्रेक किया है, पहले वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो न्यू की फॉर्मेशन होगी। ओके, सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा क्या, ये बॉन्ड कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे एंड न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, और आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, मीन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले ये रिएक्टेंट्स एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आफ्टर दैट ये किसकी तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी, जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे मींस ये क्या करेंगे, कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो दोबारा से ये एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मान लो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, मान लो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ये क्या होगी, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, so in this way we will get the graph, in this way we will get। यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ है ये किसके लिए है हमारा, ये है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। स्टूडेंट, दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम देखेंगे एट एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहां से देखो एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब कितनी हुई है, इतनी, बट रिलीज केवल कितनी हुई है, ये। तो यहां से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू इवोल्यूशन। सो हियर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी
is greater than the evolution of the energy, released energy. Okay, so overall absorbed energy is more here. So this graph we will get for the endothermic reaction. Okay students, और अगर रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, सो एक्सोथर्मिक में हमें ग्राफ कुछ किस टाइप से मिलेगा, मान लो ये हमने दिखा रखी है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और यहां पर हमने क्या दिखाया पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर हमने क्या दिखा दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से क्या होगा, मान लो हमारे पास ये एनर्जी थी किसकी रिएक्टेंट की, ये सॉरी ये एनर्जी किसकी थी रिएक्टेंट की, ये जो एनर्जी लेवल है ये मान लो हमारा क्या है एनर्जी बैरियर, मींस यहाँ पर कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, जो बैरियर था वो टूट जाएगा, अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ होगी। ओके, तो यहाँ ये हमने मान ली एनर्जी बैरियर मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये। तो पहले इन्होंने क्या किया एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो ये यहां तक एक्टिवेट हो गया हमारा रिएक्टेंट्स, तो ये रिएक्शन ये क्या है एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां से ये किसकी तरफ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ, तो अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमने मान लिया अब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कहाँ हुआ यहाँ, वो हमने मान लिया कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारी कहाँ हुई है यहाँ, तो ये एनर्जी है किसकी प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी तो केवल ये है, बट एनर्जी रिलीज कितनी हुई है ज्यादा, तो यहाँ पर इवोल्यूशन एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर इवोल्व ज्यादा हुई है, मींस ओवरऑल ये ग्राफ किसके लिए जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड, इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी it is known as the del H, it is known as the del H. So students थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसपे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कोलाइड करते हैं। ओके, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां पर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। मान लो ये हमारे रिएक्टेंट्स थे H2 एंड I2 की ये एनर्जी है, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर HI के बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटना स्टार्ट करेंगे एंड आयोडीन के बीच के बॉन्ड टूटना स्टार्ट करेंगे, साथ में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मींस दे विल फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एट दिस एनर्जी लेवल। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये किसकी तरफ जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ, तो यहाँ से अब क्या होंगे ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। जब न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे तो क्या होगा कोलिजन, और कोलिजन होगा तो एनर्जी क्या होगी रिलीज, तो अब ये एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, तो ये एनर्जी किसकी है प्रोडक्ट की। ओके, अगर हमारी एब्जॉर्प्शन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड, तो ये ग्राफ किसके लिए है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और अगर इवोल्यूशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड रिएक्शन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से, तो ये किसके लिए ग्राफ हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर टू बेसिक टर्म थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड स्टूडेंट्स our next topic we will discuss Arrhenius equation. ओके, सो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।